बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस्लाम चैनल उर्दू पर इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा जो है आज के जीपी सेगमेंट जो है, और इसमें हमारे साथ मेहमान होते हैं जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब। वो हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, और इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि आपने अपनी कॉल्स के ज़रिए सवालात करने होते हैं और डॉक्टर साहब आपको इन सवालात के जवाबात देते हैं। आपको हमारी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर जो है वो कॉल बैनर आ रहा होगा, और उसके ज़रिए आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है सेहत है ज़िंदगी, इसका जो सेगमेंट है आज के जीपी, ये आपकी आगाही के लिए होता है। आपको जो भी मसाइल दरपेश होते हैं सेहत के हवाले से, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं और सेहत के मुतल्लिक़ा अमूर हम डिस्कस करते हैं। और माशाल्लाह पिछले कुछ अरसे से डॉक्टर इमरान गौहर साहब ने जो आपको तजावीज़ दी हैं, जो आपको यहाँ पर सजेशन मिलती हैं, उनका हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और यही हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी आगाही जो है वो पहुंचा सकें। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर साहब से हमेशा की तरह जो पहला क्वेश्चन है वो यही पूछेंगे हम कि इस वक्त कोविड की सिचुएशन क्या है, कोविड किस हद तक फैला हुआ है और कहाँ पर जा रहा है, और जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं, अभी जो बॉर्डर्स हैं वो भी ओपन हो रहे हैं, लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जिनको 2 जैब्स लग चुकी हैं वो भी आ सकते हैं आसानी के साथ, और उनको क्वारंटाइन नहीं करना होता। इन सारी सिचुएशन को हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो किस नज़र से देख रहे हैं, और क्या कि ये वेरिएंट जो है डेल्टा वेरिएंट हो या कोविड जो नॉर्मल है उसके अमकानात ख़त्म हो गए हैं, हम घुल मिल सकते हैं और लापरवाही बरत सकते हैं या नहीं बरत सकते। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू रिजवान। देखें, इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है वो तो हमारे सबके सामने है। बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिविटी तो नहीं है, इन्फेक्टिविटी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे एक्सपीरियंस में ये आया है कि काफ़ी डेल्टा वेरिएंट की जो है पॉजिटिविटी आई है। बच्चों में आ रही थी स्कूल बंद होने से पहले काफ़ी, और इसी तरह काफ़ी ओल्डर जनरेशन। तो मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगा कि जुलाई के एंड में जो है ना वो काफ़ी पॉजिटिविटी आई, लेकिन अब फिर से जो है नंबर्स आर गॉन डाउन, विच इज़ वेरी गुड। जो अच्छी बात यह है कि डेथ रेट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डाउन हैं, स्पेशली इन पीपल हु बीन वैक्सीनेटेड विद 2 जैब्स। उनकी तो एडमिशन एंड जो डेथ रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इस वक्त भी काफ़ी लोग जो हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो पेशेंट्स हमें फ़ोन करते हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव आए हैं इस वक्त कोविड के सिलसिले में। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों की डबल वैक्सीनेशन हो गई है उनके हॉस्पिटल एडमिशन रेट भी कम है और उनके डेथ रेट्स भी काफ़ी कम है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त भी ख़ास के जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, डायबिटिक्स हो गए, एल्डरली हो गए, कोशिश करें कि जो हाइजीन की एडवाइस है बहुत ज़्यादा गुंजान जगहों पे ना जाएं, थोड़े से एहतियात बरतें। जो प्लान है आगे जाके वो फ्लू जैब के साथ साथ कोविड जैब को भी मिक्स किया जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली बिफोर विंटर हिट्स पीपल विल गेट सम बूस्टर जैब्स एज वेल along with the flu jab on NHS, और उसको बेसिकली, लेकिन देखें ये एक एवर चेंजिंग सिचुएशन है, डिफरेंट वेरिएंट्स और डिफरेंट चीज़ें हो सकता है आगे भी जाके आती रहें, और हमारी इम्यूनिटी जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है उसको किस तरह रिएक्ट करेगी वो तो हमें नहीं पता। लेकिन जनरली ओवरऑल यूके में सिचुएशन इज़ मच बेटर, थिंग्स आर ओपनिंग अप, एंड वी प्रे कि होपफुली थिंग्स विल स्टार्ट टू गेट बेटर। राइट डॉक्टर साहब, मेरे पास कुछ सवालात तो हैं, लेकिन मैं उन 2 सवाल आपसे करना चाहूँगा जो हमारे नाजरीन ने हमसे पूछे थे। एक तो कोविड की वैक्सीनेशन के हवाले से है, लेकिन एक थोड़ा सा मतलब जनरल नॉलेज का सवाल है। वो ये है कि अमूमी तौर पर जब आप एडवाइस करते हैं तो आप साथ में मेडिसिन भी बता रहे होते हैं जो कि आप ओवर द काउंटर फार्मेसी से ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल किया है कि कुछ ऐसे हमारे, चूँकि हम जिस बैकग्राउंड से तल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर देसी नुस्खे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मतलब जी आप लेमन डाल लें पानी में, जी आप लौंग डाल लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें। तो ये चीज़ें किस तरह से मिक्सअप होती हैं आपस के अंदर, या कंट्राडिक्शन इनकी आती है जब आप कोई एडवाइस कर रहे होते हैं किसी मेडिकेशन की? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत सारी, मैं कोई हर्बल डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसमें रिकग्नाइज तरीके से सर्टन थिंग्स हेल्प्स। लाइक हमने उस दफ़ा हे फीवर की बात की थी।
अब हे फीवर में जो है वो ग्रीन टी हो गई या मिंट टी हो गई या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हेल्प करती हैं। शहद जो है वो हेल्प करता है। इस तरह फ्लू में जो सिम्टम रिलीफ के लिए शहद हो गया या पानी में जो डाल के जो चीज़ें यूज़ करते हैं हर्ब्स वगैरह, वो रिकग्नाइज है, पूरी दुनिया जानती है कि सदियों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि हल्दी है, फ़र्ज़ करें हल्दी का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे। तो मतलब ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका कि एक एविडेंस बेस्ड चीज़ें चली आ रही हैं सदियों से, लोगों को पता है कि यार ये चीज़ जो है वो यूज़ होती है फॉर सर्टन प्रॉब्लम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपरमिंट, मिंट की चीज़ें जो होती हैं वो पेट की ख़राबियों के लिए इस्तेमाल होती हैं। सेना हो गया, इस तरह की चीज़ें, इस्पगोल हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये वक्त के साथ साथ हमको पता है कि इसका है, लेकिन तो उसको हम जिन चीज़ों का प्रूफ है उसको हम बोलते हैं कि इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एविडेंस बेस्ड है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक नॉलेज अबाउट हर्बल थिंग्स इज़ मेरी फील्ड नहीं है एक तो, और उसमें ज़ाहिर है मैं एडवाइस भी नहीं करता हूँ। जो चीज़ एक जानी मानी है उसके बारे में बताया जाता है, जो स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है इट्स नॉट माई फील्ड, सो आई डोंट वांट टू कमेंट और प्रोपेगेट दैट। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उनका भी क्वेश्चन लेते हैं, और जो कोविड का क्वेश्चन है वैक्सीनेशन के हवाले से वो भी मैं आपको बताऊँगा उसका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज़ डॉक्टर साहब को अपना क्वेश्चन कीजिए। जी मेरे डॉक्टर साहब से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरी आंटी के मतलब है, उन्होंने वैक्सीनेशन जो दूसरी करवाई है इससे उनका मुंह का टेस्ट नहीं रहा, बिल्कुल किसी चीज का टेस्ट फील नहीं हो रहा है। वो डायबिटीज है, उसकी हार्ट भी है। दोनों पहली वैक्सीनेशन के बाद या दूसरी? दूसरी वैक्सीनेशन के बाद ये हुआ है। अच्छा जी, ठीक। कितने दिन हो गए? जी काफी टाइम हो गया, तकरीबन 3 वीक्स तो हो गए। और राइट जी, उनकी एज क्या है? उनकी एज 62। अच्छा 52। और कोई दूसरा मर्ज तो क्वेश्चन नहीं है उनको? और मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो मेरी अपनी मदर के मतलब है, वो पाकिस्तान में है। तो एक तो उनकी शुगर बहुत हाई होती थी, तो अभी उन्होंने इंसुलिन लेना शुरू किया है, लेकिन जब चेकअप करवाया है तो डॉक्टर ने कहा है कि इनका दिल भी बहुत कमजोर है और किडनीज भी वीक हो रही है, नजर पे भी असर पड़ रहा है, और 70% जो है ना इनका अंदर काफी डैमेज हुआ हुआ है, मतलब शुगर हाई की वजह से। तो अब उन्होंने इंसुलिन शुरू किया, थोड़ी वो बेहतर हुई है, लेकिन उनको बुखार बहुत ज्यादा हो जाता है और सर में बहुत शदीद दर्द रहता है, जो कि किसी मेडिसिन अगर आपको कोई मेडिसिन दे तो वक्ती आराम आता है, लेकिन वो फिर शुरू हो जाता है। एज क्या है उनकी? एज उनकी 63 है। और कोई मर्ज उनको, कभी कोई हार्ट का प्रॉब्लम या स्ट्रोक? हार्ट का प्रॉब्लम है कि उन डॉक्टर ने उनको कहा कि इनका हार्ट बहुत कमजोर हो गया और जो नर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है ना वो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। राइट, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जी डॉक्टर साहब आपके पास एक कॉलर और है, जी हाँ, उनको भी कॉलर साथ शामिल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, जुबैरी अर्ज कर रहा हूँ वेम्बली से। जी वालेकुम सलाम जुबैरी साहब। जी मेरा असल में कोई मेरे ख्याल में कोई 3 साल से वो मेरी हिप्स में थोड़ा दर्द शुरू होना शुरू हुआ था। मैंने पहले भी एक बार आपके प्रोग्राम में शुरू की थी, लेकिन अब जब मैं पाकिस्तान गया सितंबर, तो वापसी में जब मैं आया तो जहाज से उतरा तो एक कदम नहीं चल सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी फिट, इवन एट द एज ऑफ 77 आई एम वेरी फिट। वो हिप्स की वजह से मैं 10 कदम नहीं चल सकता था। फिर मैं हॉस्पिटल में गया, फिजियोथेरेपी कराई, अब तो चल सकता हूँ, लेकिन सांस फूल जाती है। उसमें डॉक्टर से अपने जीपी से भी बात हुई है, वो कहते हैं जी कि ये आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि बैठे रहे हैं कोरोना के वक्त भी और इससे पहले भी घर में बैठा रहा हूँ, तो इसकी वजह से वो जो बॉडी जो है डिसफंक्शनल हो गई है। तो इसके लिए आप क्या मशवरा देंगे मुझे? जी मैं बताता हूँ जी, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू जुबैरी साहब। जी डॉक्टर साहब। जी फर्स्ट हमारी कॉलर थी, उन्होंने 2 सवाल किए थे। एक ये था कि उनकी आंटी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो गया है सिंस उनको कोविड की जैब लगी है 3 वीक पहले। तो कोविड की वैक्सीनेशन जो है उसके बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि उनको हिस्ट्री जो है उनकी बिल्कुल एक्यूरेट है कि इसके बाद ही ये हुआ है। जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि कोविड जब किसी को होता है तो उसका भी इफ़ेक्ट आपके टेस्ट बड्स पे होता है, यानी कि अक्सर लोग की सूंघने की और जायक़े को वो करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है कोविड के बाद। तो यकीनन कोविड जैब के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अभी तक देखा गया है कि कोविड जैब्स के बाद जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में वो साइड इफ़ेक्ट कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाते हैं। मेरा कहने का मकसद कुछ अरसे, फ्यू वीक्स। सो मेरा ख्याल है कि होपफुली
विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े दिन के बाद ये आहिस्ते 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 ये इनका मसला ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी शख्स को कोविड जैब के बाद कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और बहुत लंबा चल रहा है, तो इसके लिए कुछ इदारे हैं जो कि मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। आप अपने जीपी से मालूम कर सकते हैं। लॉन्ग कोविड क्लिनिक्स भी खुल गई हैं अब तो काफ़ी जगहों पे, वहाँ भी आप अपने जो है जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड करा सकते हैं। बात यह है कि कोविड जैब इज़ अ न्यू मेडिसिन, और आप देखें कि हर पूरी पॉपुलेशन को लग रही है, लाखों करोड़ों लोगों को लग रही है। तो यकीनन जिस तरह के हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके भी कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट होंगे जो कि इट्स समथिंग विच वी वर क्वाइट श्योर अबाउट इट बिफोर एज वेल। तो आई थिंक जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं मेजॉरिटी तो खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट है तो आप रिपोर्ट करें। इसके लिए इदारे हैं जो कि इस पे दे आर लुकिंग इनटू इट। अब तो बल्कि कोविड फ़ंड भी बन गया है कि जिन लोगों को कोई दवाई से या कोविड की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो हुकूमत जो है इसमें मदद करेगी। अच्छा, दूसरा सवाल हमारी कॉलर का था कि उनकी वालदा पाकिस्तान में है और उनका डायबिटीज़ बहुत बिगड़ा हुआ है, वो इंसुलिन पे है और उनका हार्ट भी काफ़ी वीक है। मसला ये है कि डायबिटीज़ को हम साइलेंट किलर कहते हैं, यानी डायबिटीज़ आहिस्ते आहिस्ते आपके जिस्म को खोखला करता है और ये टॉप से लेके बॉटम तक चीज़ों को अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आई साइट, आपके दांत, आपके दिल को, आपकी किडनीज़ को और आपकी स्किन को, सेक्सुअल सलाहियतों को, तमाम चीज़ों को जो है वो डायबिटीज़ आहिस्ते आहिस्ते अफेक्ट करता है। नर्व्स को, उसकी सेंसेशंस को, पेन को, तो काफ़ी सारी। तो उनका अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी का डायबिटीज़ बिगड़ा हुआ है तो यकीनन वो पूरे जिस्म पे असरअंदाज होता है। मेरे ख़्याल में मेरा मशवरा उनको सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि उनकी डायबिटीज़ को सख्ती से कंट्रोल किया जाए, मेंटेन किया जाए, रेगुलर चेक्स कराए जाएँ 6-6 महीने में। अगर वो इंसुलिन पे आ गई हैं तो इंसुलिन के बाद देखा जाए कि डायबिटीज़ का कंट्रोल नीचे आया है कि नहीं आया। और जो हार्ट का उन्होंने एक बात बोली है कि हार्ट कमज़ोर हो गया, बड़ी अजीब सी टर्म है, मुझे नहीं पता इसका मकसद क्या है, वहाँ पर क्या किस लिए बोला गया। लेकिन जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है लोकली उससे बात करें, उसके प्रॉपर टेस्ट कराएं, ECG, एकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरेज वगैरह कराएं और मेन डायग्नोसिस बनाएं कि आखिर हार्ट में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि शी इज़ नॉट दैट ओल्ड। सो आई थिंक दैट वुड बी माई एडवाइस फॉर हर। डॉक्टर साहब, अगला आंसर करने से पहले हम कॉलर एक ले लेते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो कॉलर चले गए हैं, लेकिन आप ये ज़ुबैरी साहब के क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन ऐड कर लें प्लीज़। कि आपने जो अभी कोविड की साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है 40 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन का, कि उसने कहा है कि जब उसने पहली कोविड की वैक्सीनेशन लगवाई थी जैब, तो ही वाज फाइन, लेकिन जब दूसरी लगवाई तो उसका जो हार्ट है उसके इर्द गिर्द उसको ऐसे लगे जैसे कुछ चीज़ें जमा हो रही हैं। यानी कि जिस तरह आप कहें कि एक सर्कल है तो सर्कल के बाहर कुछ चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, और पेन नहीं है लेकिन ये फील होता है कि वो जगह जो है वो उसके अंदर कुछ चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है, कुछ चीज़ बढ़ रही है कम होने की बजाय। तो ये और उसने अभी ब्लड टेस्ट के लिए वो चला गया है, स्टिल ही डिडंट गेट द रिजल्ट बट ही वेंट फॉर दैट। जी हाँ, ठीक है। ज़ुबैरी साहब का सवाल था उनके हिप के बारे में, ऑन गोइंग लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है उनको हिप का। ज़ुबैरी साहब इज़ इन हिज 70s एंड क्वाइट फिट। जो उनका असल सवाल था वो तो हिप का, उनको शायद पता है कि हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस या वेयर एंड टेयर है उनके हिप का, और जिसके लिए वो फिजियो भी करा रहे हैं। उसके लिए मैं क्विकली एक बात बोल दूं कि अगर वो फिट हैं और हिप में ज़्यादा वेयर एंड टेयर है तो उसका हिप रिप्लेसमेंट भी हो सकता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सो एक ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हिप के साथ साथ उन्होंने बोला कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है रिसेंटली। मैं थोड़ा सा हिप पेन के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना कोई डजंट मेक सेंस एक्चुअली। पेन की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना एक अलग बात है, लेकिन हिप पेन के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना कोई इतने कॉमन सिनारियो नहीं है। मैं मशवरा उनको ये दूंगा कि थोड़ी सी डिटेल हिस्ट्री अपने डॉक्टर को बताएं, और अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंकल में स्वेलिंग के साथ या डिस्टेंस कवर करने के साथ हो रही है तो उसका लिए अपना चेस्ट एक्सरे करा लें, और कुछ ब्लड टेस्ट भी आते हैं वो भी करा लें, अपना हार्ट का चेक करा लें ताकि दूसरी चीज़ें भी एक्सक्लूड हो सकें। हिप पेन जो है वो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं देनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि आप किस उसमें उसने बोला कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हिप पेन की वजह से हो रही है, तो मेरे ख्याल में तो उसके टेस्ट करा लें एहतियातन, ज़्यादा बेहतर होगा, और फिर देखें वो क्या आते हैं। अगर सब ठीक है तो हो सकता है
बाज़ दफ़ा इंसान फिट नहीं होता, उसकी वजह से भी हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी अगर कोई नया सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का आपकी एज के साथ, तो उसको करवा लें चेक, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आपने सवाल किया रिजवान कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट। कोविड वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं इस वक्त बड़ा हॉट टॉपिक है, और आए दिन हम नई नई चीज़ें सुन रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं पेशेंट्स की तरफ से। और जैसे आपने बताया कि इंसर्कलिंग अराउंड द हार्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, तो देखें मैं इसको रूल आउट तो नहीं कर सकता कि ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पेशेंट की हिस्ट्री अगर स्पेसिफिक है और सर्टन है कि हाँ भाई मुझे इस वैक्सीन के बाद ही ये सिम्टम्स शुरू हुए हैं, तो ये हो सकता है बिल्कुल। लेकिन उसके लिए मकसद यही है कि अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं और आपको चेस्ट में पेन वगैरह है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ गई है, तो इसको यकीनन अपने जीपी से रुजू करना चाहिए। अपने जो टेस्ट हैं बेसिक वो करा लें, हार्ट के या लंग्स के, और अगर वो क्लियर आता है, जो कि इंशाल्लाह क्लियर आएगा, उससे फिर ये हो जाएगा कि ये एक न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट है वैक्सीन का, एंड हो सकता है वक्त के साथ साथ आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो जाए। राइट, डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि ये जो कोरोना हो गया था तो उसके बाद ना अगर टेस्ट चली जाए तो वो जो जैसे मुंह की स्मेल ना आए, टेस्ट चली जाए, तो वो कितनी क्या करना चाहिए उसके लिए? चलें जी, डॉक्टर साहब ने वैसे इसका अभी पहले एक आंसर भी किया, आपको दोबारा बता देते हैं। जी डॉक्टर साहब चलो देखिए, ठीक है ओके जी आप सुनिए ज़रा प्लीज़। जी देखिए पोस्ट कोविड का जो एक सबसे बड़ा जो सिम्टम था वो डिस्टेस्ट था, स्मेल का ना आना और जो है जायके का चला जाना ज़ुबान से, ये एक वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोविड है। और अभी एक हमारे कॉलर थे, उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन के बाद भी उनको ये मसला हो गया। देखिए ये वक्त के साथ साथ वापस आता है। कोविड जो है वो आपके टेस्ट बड्स को, और नेज़ोफेरिंग्स का एक एरिया होता है जो कि हमारे नाक और गले के दरमियान होता है, और टेस्ट बड्स वगैरह को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कि हमें प्रॉब्लम आती है जायके को समझने में, सूंघने में। और वो ज़्यादातर पेशेंट्स में आहिस्ता 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 बेहतर हो जाता है। बाज़ लोगों में ये 1-2 दिनों में ठीक हो जाता है, बाज़ में कुछ वीक्स में ठीक हो जाता है, और बाज़ में महीनों भी लग सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में स्लोली एंड ग्रेजुअली इट ऑल कम बैक। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? मेरे ख्याल में इसके लिए जो करने वाली बात है कि आप विटामिन वगैरह लेते रहें, माउथ हाइजीन का ख्याल रखें, ग़िज़ा को अपनी बैलेंस रखें, विटामिन डी वगैरह की कैप्सूल लें, कैल्शियम लें, स्टीम वगैरह लें, और इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत स्ट्रॉन्ग होगी, ये सिम्टम्स ज़्यादातर पेशेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हर आदमी का डिफरेंट है। मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आए जिनके कुछ दिनों में ही ये सिम्टम ख़त्म हो गए, कुछ के हफ्तों में, और कुछ के महीनों में चले गए। लेकिन महीनों में भी उनके पूरी तरह सिम्टम नहीं गए, लेकिन बेहतरी आई है। तो मेरे ख़्याल में आपकी भी बेहतरी आएगी, जैसे मैंने एडवाइस किया उसको फॉलो करें, एंड होपफुली लाइक अदर्स इट विल सून गेट बेटर। राइट डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन हमें सोशल मीडिया से मिला है, वो वैसे तो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जी। लेकिन फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि पाँव के अंदर नमी का पैदा होना, यानी वो जब पाँव की हथेलियाँ होती हैं या हाथ जो हैं, दोनों हाथ और पाँव, बाकी पूरा जिस्म ठीक है, लेकिन इन दो जगहों के ऊपर जब चलते हैं, सर्दी भी हो तो तब भी जो है ना नमी पैदा हो जाती है। हारिश पसीना हारिश नहीं होती है, मतलब उन्होंने जो लिखा है कि हारिश नहीं है, कोई दर्द भी नहीं है, लेकिन पानी जो है ना वो आ जाता है। तो उसका इवन रात को बिस्तर में भी या चल रहे हैं तो वो एक उनको तकलीफ है इस चीज़ की। जी, क्या वजह होता है? हाइपरहाइड्रोसिस हम बोलते हैं जिसको कि जो कि बेसिकली पसीने का ज़्यादा आना हाथों में, तलवों में। बहुत सारी इसकी रीज़निंग है। अगर अचानक किसी को ये मसला शुरू हो गया है तो ज़ाहिर है उसको अपने टेस्ट कराने की ज़रूरत है, ब्लड टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत है, पूरी MOT, इसमें थायराइड वगैरह और दूसरे हार्मोन्स वगैरह की भी चेक करने की ज़रूरत है। अक्सर ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा बाज़ लोगों को इन फैमिली भी रन करता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ दवाइयाँ भी आती हैं। अगर सही लेट्स से कि तमाम चीज़ें ठीक आ गई हैं, कोई हार्मोन का मसला नहीं है, ब्लड का कोई मसला नहीं है, तो कुछ दवाइयाँ आती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं रोल ऑन के तौर पे, वो भी यूज़फुल है। आप नाउ एंड देन यूज़ करें। सर्टन सिचुएशन में लोगों को अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं तो वो यूज़ कर लें। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मसला बढ़ जाता है तो कुछ ओरल मेडिकेशन भी दी जाती हैं, लेकिन ओरल मेडिकेशन का प्रॉब्लम यह है कि उससे आपको ड्राइनेस बहुत हो जाती है माउथ में और इसमें, तो एक ये भी है। इसके अलावा लेट्स से कि अगर तमाम चीज़ें आपने करा ली हैं,
तो इसके लिए बाज़ दफ़ा और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और सही नहीं हो रहा है और अफेक्टिंग योर लाइफ और सिवियर है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए छोटा सा एक ऑपरेशन भी होता है जो डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह जो है अगर आप जाएंगे तो वो आपको नर्व का एक ऑपरेशन होता है, वो भी करते हैं। लेकिन ये मतलब डिपेंड करता है कि आपने ABCD वगैरह कर लिया है, उसके बाद जाके जो आखिरी जो मैंने बात बताई। अच्छा, इससे मिलती जुलती एक बात है, हमारे नाज़रीन को आप इस हवाले से गाइड कीजिए कि बात वही है कि हम जिस वेदर से बिलोंग करते हैं बैक होम में, वो काफ़ी हॉट वेदर होता है, टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा होता है। यहाँ पर निस्बतन गर्मियों में भी टेम्परेचर उतना नहीं होता, और अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे या काम उस तरह से नहीं कर रहे तो आपके जिस्म के अंदर स्वेटिंग नहीं होती। स्वेटिंग का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए? देखें, स्वेटिंग जो है ना वो एक कुदरती मैकेनिज़्म है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ज़ाहिर है आउटसाइड वेदर का इस पर इफ़ेक्ट होता है, आपके अपनी जेनेटिक्स का भी इस पर असर होता है, आपकी खुराक का भी इफ़ेक्ट होता है, और बाज़ लोग आपकी किसी बीमारी का भी इफ़ेक्ट हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है या कोई और हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो उसमें भी हो सकता है। गुस्सा आना, इमोशन का भी इशू होता है, खाने का इशू होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर्स होती हैं। होता ये है कि जब हम किसी नई कंट्री में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग गर्म कंट्री से बिलोंग करते हैं वो सडनली सर्द ममालिक में चले जाएं, हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी है कि जिस्म जो है ना वो क्लाइमेटाइज हो जाता है वक्त के साथ साथ, और वो उसी तरह रिएक्ट करने लग जाता है जैसे कि उस मुल्क के नेटिव लोग करते हैं। यकीनन तमाम चीज़ें तो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा लोगों में वो जो चीज़ है वो रिएक्ट करती है अकॉर्डिंग टू द प्लेस यू मूव टू। इसमें ग़िज़ा भी है, इसमें वेदर भी है, इसमें इस बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात कीजिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे सेकंड वैक्सीनेशन के बाद तकरीबन एक 1.5 महीने में मेरे नर्व पेन शुरू हो गए पाँव के तले, और पहले एक पाँव में था, लेफ्ट शॉक्स टाइप लगते थे, और अब जो है कभी कभार राइट फुट में भी आता है। तो मैंने डॉक्टर से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे पेन किलर टाइप की दवाई दी हैं और साथ में एमिट्रोप्लिन भी लगा दी है, मगर वही कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ब्लड टेस्ट में कोई गलत चीज आई है, सिवाय ये कि शक है कि ये मुझे दूसरा इंजेक्शन लगने के तकरीबन 6 हफ्ते बाद शुरू हुआ है और मुझे एस्ट्राजेनेका लगा था। आपको डायबिटीज़ तो नहीं है? नहीं, मुझे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ना ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज है, ना कोई और इस तरह का प्रॉब्लम है। और आपको पेन हो रहा है मेनली है? ये अच्छा, पेन हो नहीं रहा, पेन होता है, शॉक्स। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे? नहीं, किसी तरह सोते हुए भी होता है, अच्छा, चलते हुए भी होता है, बैठे हुए भी होता है। सो कांस्टेंट आपको ये प्रॉब्लम हो गया है? नहीं, शॉक्स होते हैं मगर किसी टाइम भी हो सकते हैं। नहीं, कितने देर के लिए आते हैं मतलब? 1 सेकंड, जैसे बिजली का करंट नहीं लगता। जी 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 जी, ठीक है। और दोनों पाँव में? ज्यादातर लेफ्ट में है, मगर कभी कभार राइट में भी होता है। और ये 6 हफ्ते बाद हुआ? ओके, ठीक है जी, शुक्रिया, अस्सलाम। थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, देखिए अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वैक्सीन से रिलेटेड लोगों के दिमागों में कितने सवालात हैं, ये एक एग्जांपल हमारे सामने ये हमारे कॉलर ने बताई। अब मसला ये है कि 6 वीक वैक्सीनेशन के बाद उनको ये मसला स्टार्ट हुआ है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि ये वैक्सीन ही जो है इसके अंदर इसके ज़िम्मेदार है। मैं इसके लिए मशवरा ये दूंगा कि अगर इनको कंसिस्टेंटली जैसे बता रहे हैं कि इस तरह के शॉकिंग टाइप के पेन हो रहे हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेग, मेरे ख्याल में और इनको अगर इट्स अफेक्टिंग हिज लाइफ, तो आई थिंक जीपी से बात करके अपना MRI टेस्ट करा ले। मेरा नहीं ख्याल कि ब्लड टेस्ट में ये कोई चीज़ ऐसी आएगी। अगर MRI वगैरह सब क्लियर आता है बैक का, नर्व में कोई इम्पिंजमेंट या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है कि ये साइड इफ़ेक्ट आपके जो शक है वो दुरुस्त हो। मसला ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए ये साइड इफ़ेक्ट भी है वैक्सीनेशन का, तो आपके पास यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस टू वेट एंड सी एंड होप कि ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगा। और जो आपके डॉक्टर ने दवाई लिखाई वो सही दवाई है, वो नर्व के लिए ही दी जाती है और बड़ी कारामद है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर ये बहुत ज़्यादा मसला बढ़ रहा है
तो MRI या एक्सरे वगैरह कंसिडर करना चाहिए, करवा लेने चाहिए। ये नाज़रीन, आप इस वक्त जो प्रोग्राम है हमारा सेहत है ज़िंदगी, उसका जो सेगमेंट है आज के GP, उसमें डॉक्टर इमरान गौहर साहब की तजावीज़ सुन रहे हैं और वो आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, आपको जो भी मसाइल दरपेश हैं। और आज हमारे इस सेगमेंट के अंदर ज़्यादा गुफ्तगू जो है वैक्सीनेशन के हवाले से हो रही है। अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर इमरान गौहर साहब आपके सवालात के जवाब देते हैं, तो हमारे टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर कॉल बैनर आ रहा होगा। आपने सेहत के हवाले से हमारे GP साहब से कोई भी क्वेश्चन करना हो तो टेलीफोन करके स्टूडियो में बात कर सकते हैं और अपनी जो डॉक्टर साहब की ओपिनियन है आप अपनी सेहत के हवाले से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक के अंदर हमारा एक टॉपिक जो छिड़ गया वो डायबिटीज़ का, और उसमें एक ख़ास शहर का भी आपने तज़किरा किया, और अभी ये वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर एक हार्ड टॉपिक भी है। और आपने आज एक कॉलर को आंसर करते हुए बोला कि ये साइलेंट किलर भी है। बिल्कुल। तो आल दो कि हमने इस पर कई दफ़ा जो है ना गुफ्तगू की है जी, हाँ जी, साइलेंट किलर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो आल दो हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा गुफ्तगू की है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे होते हैं कि जो प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं, उन्होंने पहले ये गुफ्तगू नहीं सुनी। तो इस हवाले से भी, चूँकि हमारा आगाही का प्रोग्राम है, ये एक शौर का प्रोग्राम है, तो लोगों को प्लीज़ गाइड कीजिए कि इससे कैसे महफूज रह सकते हैं और किन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अगर आप अपनी एज के उस हिस्से में हैं जो आपको जवानी से बढ़ापे में लेकर जा रही है। असल में नाज़रीन, हम बात कर रहे थे रिजवान के शहर की, गुजरांवाला की, और वहाँ की खुश खुराकी की, कि लोग माशाल्लाह खाने की बड़ी तवज्जो दिया करते हैं और अच्छी खुराक खाते हैं माशाल्लाह। तो मैंने उस पर उनको बताया कि एक स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक गुजरांवाला में डायबिटीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, और शायद उसकी वजह यही है कि खाना ज़्यादा खाना और मोटापा होना, और बहुत सीरियस हद तक ये जो चीज़ है वहाँ पे फैल रही है। तो बेसिकली डायबिटीज़ का जो ताल्लुक़ है वो आपके मोटापे से बहुत ज़्यादा और डायरेक्ट है, और तरीक़ा यही है कि अगर आप अपने वेट को कंट्रोल में रखेंगे तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, आपकी वेस्ट लाइन फैट कम होता है। डॉक्टर साहब, कथा कलामी माफ़, आप इसके कार्य कीजिए कि लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपके BMI के मुताबिक आपका वेट है तो कितने % ये चांसेस होते हैं कि आपको डायबिटीज़ ना हो? देखिए, अब जो नई रिसर्च है ना, उसमें वेस्ट लाइन फ़ैट को देखा जाता है कि पेट के इर्द गिर्द आपका फ़ैट कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो है ना, वो भी प्रिकर्सर कहलाता है फॉर द डायबिटीज़ एज वेल। और जनरली फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जनरल लाइफस्टाइल भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि आपको एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या अगर खाने में जैसे हमने जिक्र किया कि कैलोरीज इंटेक आपका कंसिस्टेंटली हाई है। फिर उम्र के साथ साथ हम लोगों की डायबिटीज़ की जो कैच करने की जो एक रिस्क फैक्टर है वो भी बढ़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ज़ाहिर है, अगर आपको पता है कि आपकी, जैसे हम बात कर रहे थे गुजरांवाला की खुराक क्या है और आप कितनी दफ़ा नाश्ता करते थे, तो आई थिंक उसके साथ देखा जाए तो अगर आप, ज़ाहिर है कैलोरी इंटेक आपका लेट्स से 2000 कैलोरीज़ है पर डे, और इफ़ यू आर टेकिंग 4000, जो खुराक होती है उसमें तो बहुत इजीली 4000 हो सकता है, और उसको अगर आप कंसिस्टेंटली ले रहे हैं तो उसने कहीं तो जाना है। खुद ही उसको दावत दे रहे हैं कि आओ मुझे मारो। डॉक्टर साहब एक हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या सवाल करना चाहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हज़रत फाज़िल नौजवान में आपको और किबला डॉक्टर साहब के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए एक फ्री बेटा दिया हमें। माशाअल्लाह, थैंक यू। अल्लाह उनके उम्र इल्म फजल में तरक्की उरूज अता फरमाए। डॉक्टर साहब से मैंने एक दफा बड़ा अरसा हुआ कुछ सवालात किए और इनकी एडवाइस से मुझे बहुत फायदा हुआ। आज मैं कोई नई बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने प्रायोरिटी प्रोवाइड की है कि कोई भी सवाल जो हेल्थ के बारे में हो या जिस्म के बारे में, जिस्म और रूह के बारे में जो इनसे इस फाज़िल नौजवान डॉक्टर से पूछिएगा। तो मैं डॉक्टर साहब से पहली बात ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप मेरा नौजवान बेटा बैठा हुआ, अगर ऐसे नौजवान बच्चे रात को 2-2, 3-3
सुबह के 3 बजे तक वैसे ही बैठे रहते हैं, आया उन पर भी किसी बीमारी का या दिमाग और जहन और कुल्लू जिस्म पर कोई बीमारी का अटैक होने के खतरात हो सकते हैं, या उनके रोकथाम के लिए आप क्या क्या नुकात कौम और कम्युनिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं? क्योंकि आपकी जुबान से जो बात निकलती है वो असर भी करती है, लोग उसको अच्छा समझते भी हैं। और दूसरा पूछना है कि जो पेशाब का ऑपरेशन, छोटे पेशाब का ऑपरेशन किया जाता है, आया ये कौन कौन से लाजमात हैं जो ये चीज प्रोवाइड करते हैं? एक मकाम ऐसा आता है कि उसको फिर वो ऑपरेशन कराना पड़ता है, वो बाद दफा कामयाब होता है, बाद दफा नहीं कामयाब होता। लेकिन आपने कोई रिसर्च किया ये किस वजह से ये पेशाब छोटे की बीमारी बढ़ती है? और अगर इंसान हेल्थ और फूड कौन कौन सा इस्तेमाल करे और सोने की जो टाइमिंग है उसकी पाबंदी करे, जिसका जिस्म बोझल ना हो जाए। मतलब 20 साल का लड़का वो इस तरह होता है जिस तरह बोलना मालूम होता है ये कोई 80 ईयर ओल्ड आदमी है। राइट, बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का और बहुत शुक्रिया कि आपने ये अल्फाज कहे हमारे लिए। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा मुझे ना जी अजीमे की शिकायत है, उसके साथ साथ ना मुझे ब्लड प्रेशर बड़ा हाई होना शुरू हो गया है। अभी मैं कोई गर्म चीज नहीं खाती, मतलब सब्जियां ही खाने में खाती हूँ, सही रोटी है वो एक ही है, या शाम को चावल वगैरह खा लिए। इससे ना मेरे सर में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और मेरी ना दाहिनी आंख का ऑपरेशन हुआ था, उसके आगे जाली आ जाती है। तो ये अब थोड़े दिन से है मुझे। आपकी एज क्या है? मेरी एज 70 साल है। 70 साल। और मेन आपका क्वेश्चन ये है कि आपको क्या ब्लड प्रेशर का मर्ज हो गया? क्या मर्ज आपने बताया था? ब्लड प्रेशर भी है मुझे, जी और मुझे एक्जिमा हुआ था। एक्जिमा हुआ था स्किन में? एक्जिमा जो है ना वो ठीक हो गया है, वो ये ना उनकी गोली एक खाती हूँ मैं बस ब्लड प्रेशर की। अब एक्जिमा ठीक है, उन्होंने वो दिए थे मुझे दवाई लगाने के लिए। जी। तो अब ना मुझे तकलीफ हो जाती है सर में। ठीक है जी, मैं बताता हूँ। बेटा ये मेरे बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपको आंसर करते हैं इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको बताते हैं अभी इसका आंसर। आप प्लीज़ टेलीविज़न पे देख लीजिएगा। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज़। जी डॉक्टर साहब 2 क्वेश्चन है छोटे से। जी। एक तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे सर में ना जैसे खुश्की होती है, ऐसे छिलके बन जाते हैं, काफी अरसे से बनते हैं, और वो कंधे पे इतने बुरे लगते हैं, तो काफी सख्त फिर कभी कभी खारिश होती है। सर डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने टी ट्री बताया कि ऐसे करें, इस्तेमाल करें, काफी चीजें इस्तेमाल की, लेकिन वो आराम नहीं आ रहा। और दूसरी चीज जो है जी वो मेरी पसलियों में ना 5-6 माह से दर्द है। डॉक्टर को बताया, उन्होंने खून के टेस्ट लिए और विटामिन बी जो है वो कम था। ओके। तो उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कैप्सूल दिए, कहते थे 4 महीने बाद दोबारा करेंगे। अभी 4 महीने हो गए, अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ। पेन अभी भी होता है आपको? पेन है जो वो अभी भी होता है दोनों साइडों में? कभी जब तब्दील हो जाती है, कभी दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी दोनों तरफ, स्पेशली जब खांसी होती है। पेन किलर लेने से बेहतर आपने पैरासीटामोल वगैरह लिए, इससे बेहतरी आती है कि नहीं? पैरासीटामोल से बेहतरी आती है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि फिर आती है, से आराम आता है। आपकी एज क्या है? 52। डू यू वर्क? काम करते हैं? वर्क पहले तो बैठने का ही था ज्यादा, लेकिन अब एक्टिव हूँ। क्या अभी क्या करते हैं? अभी मेरा खड़ा होने का ही काम है ज्यादा। क्या करते हैं? अगर आप बता दें तो डॉक्टर साहब के लिए आसानी होगी असल में उसको समझ। वजन उठाते हैं? ट्रेन पे रेवेन्यू प्रोटेक्शन वो ज्यादा चलने का काम होता है। सही हो गया, सही है। ओके जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लीजिए और डॉक्टर साहब से प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, आपकी आवाज़ हमें आ रही है।
ये मेरा ख्याल डॉक्टर साहब वो अभी नहीं होंगे, तो आप प्लीज़ करिए। चले आगे जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है रिजवान बेटा, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? मेरा कोई खास काम नहीं थी, मैं तो सिर्फ आप लोगों को सलाम करने आई हूँ। मैंने कहा फिर वो आ जाना, मुहर्रम आ जाना, तो फिर बात भी नहीं होनी आपसे। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैंने आपको सलाम तो करना होता है ना। बस बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपकी दुआ। सलाम से हमारा हौसला बढ़ जाता है। मैं बहुत बीमार रही थी, तो उसमें आपने काफी मदद की हुई है। बड़ी मेहरबानी। मुझे वो डायबिटीज तो नहीं है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरा ये है कि अब मुझे सांस का बहुत फर्क है, तो काफी फर्क है मुझे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे। फिर मैं ना वो मेरे वो जो शाइटिका का मसला था ना, वो भी मेरा बहुत हद तक ठीक हो गया। वो थेरेपी गुण होती है ना, उसके साथ मसाज की है, उसके साथ मेरा बहुत ठीक हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको सेहत देगा। और रिजवान आपके लिए ना हलीम बनाएगा मुहर्रम में, आप खाइएगा आइएगा तो ये तो मुझे कहाँ से मिलनी है हलीम? नहीं हम लंदन आएंगे आपको देने के लिए। जी आपके पास पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा पहुंच जाएगी? हाँ जी पहुंच जाएगी। मैं फिर इंतजार करूंगी। चले सही, बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया। रखे पूरे स्टाफ को खुश रखे अल्लाह मियां, इस्लाम उर्दू चैनल को हमेशा कायम दायम रखे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आंटी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब आपके पास माशाल्लाह 3 क्वेश्चन हैं। जी हाँ, मैं सबसे पहले एक हमारे कॉलर थे, रेगुलर कॉलर हैं, उन्होंने पहले भी फ़ोन करते हैं, उन्होंने कुछ सवालात किए और मैं उसको अखज़ करके उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक जो उनका मेन जो क्वेश्चन जो मुझे लगा वो था प्रोस्टेट का। मर्दों में एक सर्टेन उम्र के बाद पेशाब का ज़्यादा आना जो होता है, वो प्रोस्टेट एक गदूद या एक ग्लैंड होता है जिसके बढ़ जाने की वजह से होता है। ये तकरीबन हर मर्द में ही बढ़ता है और ये नॉर्मली 60 साल के बाद शुरू होता है और ये फिर 80 साल बाद और इसके तकरीबन इस तरह ही, तकरीबन मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, फिर ये श्रिंक होना शुरू होता है। उसकी प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी वजह से जो है ना पेशाब का जो में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, बाज़ दफ़ा ड्रिबलिंग होती है, फ़्लो कम हो जाता है, पेशाब सही से नहीं आता या बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, तो पेशाब की उसमें गड़बड़ आना शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए जो है ना हम कुछ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन का बोलते हैं, ख़ास कर रात में ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसके लिए कहते हैं कि रात में जो है वो पानी लेट नाइट ना पिए, बाथरूम अपना जाना पड़ेगा उठने के लिए। और इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो कि दी जा सकती हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। फुल कंट्रोल तो शायद नहीं आता, लेकिन हाँ अगर किसी का बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी हो जाती है और ऑपरेशन होता है तो ये ठर्प कहलाता है और उसके ऑपरेशन के भी अच्छे नताइज हैं ज़्यादातर, और उसके बावजूद भी बाज़ पेशेंट्स को दवाइयों पे जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में जो उनके 2 सवाल थे, एक ही नेचुरल फिनोमेना है और ऑपरेशन जो है इट्स अ रादर कॉमन ऑपरेशन एंड हैव अ वेरी गुड रिजल्ट्स एज वेल। दूसरा उनका एक सवाल था या ओपिनियन था कि जो यंगस्टर्स हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है वो जो है वो हेल्दी नहीं है और उसके जिस्म पे क्या असरात होते हैं। देखें ये तो यकीनन अगर आपके लाइफस्टाइल जो है वो सही नहीं है और लोग बच्चे टीवी देखते हैं या फ़ोन पे या गेम्स पे और खा रहे हैं जंक फूड, तो उसके ज़ाहिर असरात तो होने हैं। एक तो ये कि कंप्लीट डाइट ना होने की वजह से डिफरेंट विटामिन की कमी होती है, बच्चों में लेथार्जी हो जाती है, नींद का ना आना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दूसरी चीज़ें। इसके अलावा जो है वो उसके आगे जाके भी असरात होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों में ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो भी एक बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन है। तो ज़ाहिर है हेल्दी लाइफस्टाइल बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो यंग एज में अपनी नशो सही नहीं करेंगे तो आगे जाके उनके जिस्म की डेवलपमेंट आगे सही नहीं होती। डॉक्टर साहब अभी हम अगले सवालात की तरफ जाएंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन हम उसमें ऐड कर लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको आवाज़ आ रही है? जी जी वालेकुम सलाम भाईजान, मैं तासिफ खान बोल रहा हूँ ड्यूसबरी से। मुझे लो बैक पेन बहुत ज्यादा है, तो इसका डॉक्टर साहब से मैं सलाम अर्ज करना और पूछना कि लो बैक का बहुत प्रॉब्लम है, इसका क्या इलाज है? काम क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल वर्कर हूँ। क्या करते हैं? टेक्सटाइल वर्कर। अच्छा टेक्सटाइल। जी जी। एंड एज क्या आपकी? मेरी 62 एज है। और कोई इंजरी तो नहीं हुई है बैक की कभी? हाँ एक बार इंजरी हुई थी, मैं लॉन्ग टाइम हो गया, 2004 में गिरा था, तो उसके बाद मैं ये इलाज कराया था मोरेज का, और अभी तो 2-3 साल ठीक रहा, अभी फिर तकलीफ हो गई। मोहरों में क्या आया?
वो गैप पड़ जाता है ना डिजेनरेटिव चीज़ें। ठीक है जी, मैं बताता हूँ आपको। ओके काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का। डॉक्टर साहब आप इनको आंसर कर दीजिए प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। एक और कॉलर हैं, उनका भी क्वेश्चन ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी डॉक्टर साहब से क्वेश्चन कीजिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। जी ठीक है। जी बोलें। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं कि जेडे पैरां ने तकलीफ है, जेडी पैरां ने तलियां इन्हां की जेडे मोटे मोटे छाले दे निकते ना तो ओ फटे ने बहुत दर्द है मिकी ते डॉक्टर को दवाई आंदी को नहीं आराम इसना। अच्छा, पैरों में छाले हैं। छाले हैं, दवाई भी ली है, आराम नहीं तलियां है। की पैरों के नीचे पैरों के नीचे जो तलियां होती हैं उससे। सही है जी। डॉक्टर साहब आपको इसका भी बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब जी जी सबसे पहले हमारे पेशेंट थे, उन्होंने बताया कि उनको 70 ईयर ओल्ड एंड उनको एक्जिमा हुआ था जो कि बेहतर हो गया, और उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है और उनको हेडेक रहने लग गया है रिसेंटली। मुझे याद नहीं उनको डायबिटीज़ थी कि नहीं थी। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग फ़र्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी पेशेंट की जिसको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और हेडेक आ रहा है तो ब्लड प्रेशर की हम मॉनिटरिंग ज़रूर एडवाइस करते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो डिपेंड करता है, पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि किस तरह का हेडेक है, कोई माइग्रेन हेडेक है, क्लस्टर हेडेक है, टेंशन हेडेक है, और उस तरह उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर माइग्रेन या क्लस्टर हेडेक है, ये आते हैं, कुछ अर्सा रहते हैं और फिर ये आहिस्ते आहिस्ते खुद चले जाते हैं अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनको उनकी एज ये है तो मैं उनको आई का चेक ज़रूर करना बताऊंगा कि आई भी अपनी चेकअप करवा ले, उससे भी बहुत सारे मसलों का पता चल जाता है। और फ़र्ज़ कीजिए तो पहले ये 2 बातें हो गई। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हेडेक मुसलसल चल रहा है और ये तमाम चीज़ें नॉर्मल आई हैं, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, तो फिर मेरे ख़्याल में ब्लड टेस्ट करा लें, उससे भी कुछ पता चल जाएगा। लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है ज़्यादातर जो हेडेक्स हैं कॉमन कम्युनिटी में, और बड़े सक्सेसफुली ट्रीट होते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी एज और आपके ब्लड प्रेशर की वजह से मेरी एडवाइस होगी कि आंखों का चेकअप करा लें और ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग पहले उसमें करा लें, और देखें अगर वो इंशाल्लाह नॉर्मल आएगी तो फिर उस तरह से उसको आगे लेके जाना चाहिए। दूसरे हमारे कॉलर थे। डॉक्टर साहब हम एक कॉलर ऐड कर लेते हैं, तो फिर आप प्लीज़ उसके साथ ही इनको भी आंसर कर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से पूछिए, वो सुन रहे हैं आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे मेरी शुगर बहुत हाई रहती है। अच्छा जी, आप अपना टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें तो फिर हमें आपकी आवाज़ आ सकेगी। जी बोलिए अभी उनकी। जी डॉक्टर साहब आप मेरा हाल आंसर कर दें, वो अब दोबारा आएंगे तो ले लेंगे। जी हमारी कॉलर थी 62 ईयर्स ओल्ड, जो कि उन्होंने बताया कि उनके स्कैल्प में यानी कि सर में फ्लेक्स हो जाते हैं, और वो जो है हम इसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, यानी कि खुश्की का हो जाना स्कैल्प में। इसका इलाज जो है डिपेंड करता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सडनली किसी को ये शुरू हो गया है तो उसको देखने की ज़रूरत है कि कोई चीज़ चेंज तो नहीं की ग़िज़ा में। अक्सर जो डर्मेटाइटिस होता है वो रिएक्शनरी होता है, यानी कि ये भी एक तरह का एक्जिमा है, जैसे कि हमारी स्किन में हो जाता है, इसी तरह आपके स्कैल्प में या सर में जो होता है। इसका इलाज जो है, अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि पता लग जाए कि किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी डाई यूज़ करता है बाल रंगने के लिए, या कोई नया किस्म का शैम्पू उसने इस्तेमाल किया, या इस तरह की चीज़ें, अक्सर चीज़ें जो है ना वो ये सब तमाम चीज़ों को ट्रिगर कर देती हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए उनको पता उनको सबसे पहले तो अपनी हिस्ट्री सही से लेनी पड़ेगी कि भाई कहाँ से शुरू हुआ, अगर उनको पहले कभी नहीं हुआ था तो वो जो भी चीज़ उनको शॉर्ट लिस्ट होती है उसको इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा उनको। इसके बाद जो ट्रीटमेंट है उन्होंने सही बताया, उन्होंने टी-जेल शैम्पू यूज़ किया था, आई थिंक दैट्स अ गुड वन। इसके अलावा आप ओवर द काउंटर शैम्पूज़ में जो है हेड एंड शोल्डर वगैरह टाइप के शैम्पू जिसमें सेल्सन होता है वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी कारआमद होते हैं। इसके अलावा फ़र्ज़ कीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हो जाए तो स्ट्रॉन्गर शैम्पूज़ भी अवेलेबल हैं जो कि आपका जीपी देता है, लेकिन ज़ाहिर है अगर वो ज़रूरत है तो इस्तेमाल करें, माइल्ड केसेस में ना करें। इसके अलावा कुछ स्कैल्प सोल्यूशन भी आते हैं जो कि स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं, और वो भी मॉडरेट टू सिवियर सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसके लिए प्रॉपर जो है ना 360 अप्रोच की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। इसका कोई सिर्फ दवाइयों से ही मैजिक क्योर नहीं होगा। अगर आपको अचानक शुरू है, हैव अ लुक कि क्या चीज़
may have contributed to it and try to avoid it. अच्छा, इसके अलावा हमारे कॉलर थे जो कि टेक्सटाइल वर्कर हैं और ही 62 ईयर्स ओल्ड, उनको लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम है। लोअर बैक पेन हमने अपने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा डिस्कस किया है और जिस किस्म का ये पेन बता रहे हैं उसको हम मैकेनिकल बैकएक कहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो वर्टिब्रा है लंबा जो कि लोअर स्पाइन में होती है उसमें वेयर एंड टेयर है या गैप आ गया है, ठीक है ना। ये अगेन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली पीपल विद अ फिज़िकल जॉब, कैब ड्राइविंग, जो एक पोस्चर में बैठते हैं बहुत ज़्यादा, या हैवी लिफ्टिंग या पुशिंग या इस तरह के जो भी काम होते हैं उसमें आता है। इसके अलावा ये फैमिली में भी रन कर सकती है। इसका इलाज डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कितने हैं और ये मसला कभी जाता नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो फिजियो के पास गए, बेहतर हो गए, फिर आ गया। इसके लिए मेरा उनको सिर्फ एक मशवरा ये होगा कि हमने एक वीडियो की थी एक्चुअली जीपी बाइट्स के नाम से, वो देख लें यूट्यूब पे जाके, वो आपको बहुत कम आएगी। इसके अलावा रेस्ट करें थोड़ा सा, अगर पेन हो रहा है तो अपने आप को एग्जैक्ट ना करें। तो फ़र्ज़ कीजिए कि कोई हैवी लिफ्टिंग या आज आपने बड़ा काम किया और आपको पेन होना शुरू हुआ है तो आप अगले दिन जाके फिर दोबारा से वही ना करें, थोड़ा रेस्ट कर लें। इसके अलावा जो फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको एक्सरसाइज बताई थी, जेंटल बैक एक्सरसाइजेस रोज़ाना करें 5 से 10 मिनट उठने के बाद। डजेंट मैटर आपको उस दिन पेन हो या ना हो, क्योंकि ये जो है इसका एक वाहिद तरीक़ा इसको प्रिवेंट करने का जो है वो यही है कि आप जेंटल एक्सरसाइज करें, मसल्स को टोन में रखें। अगर फ़र्ज़ की तकलीफ़ है तो झुके नहीं, पुश ना करें, लिफ्ट ना करें, एक पोस्चर में ना बैठें बहुत देर तक, वो भी आपको तकलीफ़ दे करता है क्योंकि स्पैज़म कर देता है मसल्स में और पेन ट्रिगर हो सकता है दोबारा। और लेकिन जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज ज़रूरी है और जो भी फिजियो ने आपको एक्सरसाइज बताई थी घर में आप रेगुलर तौर पे करें। यही इसका बचाव है। वजह इसकी ये है कि आपके लिए नया स्पाइन तो अब लग नहीं सकता और फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मसला बहुत ख़राब हुआ तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, वो भी उसके भी बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं। तो मेरे ख़्याल में अपने जिस्म की जितनी ज़्यादा प्रिवेंशन कर सकें, उसकी हिफाजत कर सकें, वो करने की ज़रूरत है। हमारी एक और कॉलर थी, उन्होंने बताया कि उनके जो सोल हैं उसमें ब्लिस्टर्स हो गए हैं। अब उनकी हिस्ट्री मैं नहीं ले सका पूरी उनकी कि उनको और क्या तकलीफ़ है, अदर शी इज़ डायबिटिक या उनको कोई और भी तकालीफ़ हैं या किसी मेडिसिन पे हैं कि नहीं। तो मैं उनको जनरली एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर उनकी एज सर्टन है और उनको ये कंसिस्टेंट प्रॉब्लम छालों का सडनली शुरू हो गया है या इन्फेक्शन का शुरू हो गया तो अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें। ख़ास कि एशियन कम्युनिटी में डायबिटीज़ भी अक्सर स्किन कंडीशन का सडनली ट्रिगर होने के रीज़निंग डायबिटीज़ भी होती है, तो वो एक थोड़ा सा करा लें अगर ये सडनली स्टार्ट हुआ है तो। इसके अलावा जो है हाइजीन का ख्याल रखें, पाँव को थोड़ा सा नीम गर्म पानी में धो लें, मॉइस्चराइजर्स लगाएं। इसके अलावा सर्टन क्रीम्स कम्स ओवर द काउंटर विच यू कैन यूज़ एज़ वेल, इंक्लूडिंग द स्टेरॉइड क्रीम्स विच आर अवेलेबल ओवर द काउंटर एज़ वेल। मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको अपने वर्कआउट करना पड़ेगा रीजनिंग का, एक ब्लड टेस्ट कराने का, ताकि ये पता चल जाए कि और रीज़निंग। उसकी वजह ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए डायबिटीज़ का निशानदेही है तो आप सब कुछ कर लेंगे, ये बेहतर नहीं होगा until unless you address your diabetes itself। डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है और वो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है और डॉक्टर उसको तजवीज़ करता है टैबलेट इंस्टेड ऑफ द इंसुलिन, तो क्या उसके लिए उस स्टेज पर मुमकिन होता है कि वो एक्सरसाइज के ज़रिए या अपनी डाइट के ज़रिए विदाउट टैबलेट कंट्रोल कर ले? बहुत अच्छा सवाल। बिल्कुल इब्तदाई स्टेजेस के ऊपर हैं। बिल्कुल देखें, डिपेंड करता है उनका जो चेक करते हैं ना HbA1c, तो डिपेंड करता है उसका लेवल कितना आया है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बॉर्डर लाइन आया है तो और एज पेशेंट की यंग है तो ज़ाहिर है उसके अच्छे चांसेस होते हैं। मैं तो हमेशा इनकरेज करता हूँ लोगों को कि अगर डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है तो यकीनन हेल्थी लाइफस्टाइल, वेट रिडक्शन पे ज़रूर काम करें। और मैंने ऐसे काफ़ी पेशेंट देखे हैं जिन्होंने इसको रिवर्स भी कर लिया है एक्चुअली, लेकिन उसके लिए आपको हाईली डिसिप्लिन होना पड़ता है, खाने में एहतियात करनी पड़ती है, वज़न को नीचे लाना पड़ता है, बॉडी फैट को नीचे लेके जाना पड़ता है, जो खुराक आप खा रहे हैं उसको रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी खुराक ज़्यादा खाएंगे आप तो उसको बर्न भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। देखिए डायबिटीज़ जो है ना वो सिर्फ शुगर का मर्ज़ नहीं है, एक पूरे जिस्म की एक चीज़ को वो अफेक्ट करता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट से लेके पूरे जिस्म के हिस्सों में। तो मेरे ख्याल में इसके लिए आपको इसके फ़ाइट करने के लिए आपको दिमागी तौर पे सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा कि मैंने इसको फ़ाइट करके बैक करना है और अपने आप को डिसिप्लिन करना है। हम ज़्यादातर तवज्जो जो है ना वो मखसूस खानों पे देना शुरू कर देते हैं,
लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी जो खुराक पहले थी वो कितनी ज़्यादा थी, और यही प्रिकर्सर है। यानी इसके अंदर आपके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ खुराक से नहीं, आपका जो डेली का लाइफस्टाइल है उसको तब्दील करना है। आपने अपने उठने की, जागने की, सोने की, काम करने की रूटीन सबको मैनेज करना है, तो तब आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर इमरान गौहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह आज भी आपने लोगों को अपनी ओपिनियन से आगाह किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मशकूर हैं उन लोगों के जिन्होंने हमें इनकरेज किया हमारे इस प्रोग्राम की वजह से। आप लोग हमें अपना फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे बहुत जल्द, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।